तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज के दिन बजाज फाइनेंस हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इसका परफॉर्मेंस, जो कि हमें काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा था। और वो परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त था कि आज के दिन बजाज फाइनेंस में जो तेज़ी दिखी थी वो बजाज फाइनेंस को रिकॉर्ड हाई पे भी ले गया है। और ये तेज़ी का सबसे बड़ा कारण है इसके Q1 के रिजल्ट और साथ में ब्रोकरेज हाउस के कमेंट्री, जो कि इस कंपनी को लेकर अब एकदम डिफरेंट हो चुकी है। देखो, बजाज फाइनेंस लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही थी अपने क्रेडिट कॉस्ट के कारण, और क्रेडिट कॉस्ट कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें तगड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था। पहले कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा बेहतर हुआ करता था, और क्रेडिट कॉस्ट की वजह से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से कम दिख रही थी, और ये चीज़ें मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, बट अब इसने जो नंबर्स रिपोर्ट किया है उस नंबर में क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो गया है और प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट इनकम से भी ज़्यादा ग्रो किया है, और इस वजह से मोतीलाल ओसवाल ने भी इसको अपग्रेड किया है, और साथ में कई सारे ब्रोकरेज हाउस की जो कमेंट्री है, जो टारगेट्स हैं, उसको भी उन्होंने रेज किया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलो देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस के अर्निंग्स इस बार हमें कैसे दिखे हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5,986 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के Q1 से 27% ज़्यादा है। और CNBC TV 18 के जो पोल थे वो 5,850 करोड़ के थे, यानी कि पोल से भी अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही दिखा है। तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले हैं। और साथ में अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पर 23% की ग्रोथ दिखी है। प्रॉफिट में 27% की ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 23% की ग्रोथ है, यानी कि प्रॉफिट इस बार काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। और एस्टिमेट जो थी, एस्टिमेट से स्लाइटली ये नंबर कम रहा है, बट प्रॉफिट के जो नंबर्स नेट इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में ग्रो किए हैं, वो चीज़ें मार्केट को बहुत ही ज़्यादा खुश कर दी हैं। और साथ में इनके जो एसेट क्वालिटीज़ हैं वो भी हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। ग्रॉस NPA 0.9% पे आ चुका है, जो कि पहले 1.03% पे था। नेट NPA में भी गिरावट दिखी है, 0.5% था पिछले बार, गिरकर 0.39% पे आ चुका है। इस वजह से मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस, जिसमें CLSA ने अपने आउट परफॉर्म रेटिंग को रिटेन किया है, HSBC ने बाई रेटिंग दिया था उसको भी उन्होंने रिटेन किया है, या फिर बोल सकते हैं मेंटेन किया है। HSBC के अलावा नोमोरा की बात करें तो उनके भी रेटिंग्स एज इट इज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें आज के दिन बाजार के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मोतीलाल ओसवाल ने भी इस कंपनी को अपग्रेड किया है, यानी कि उनके रेटिंग्स पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, और उनकी जो एस्टिमेट्स हैं 2027 और 2028 के अर्निंग्स को लेकर, उसको उन्होंने 4% से और 2% से बढ़ा दिया है। यानी कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो उनके अर्निंग्स एस्टिमेट थे उसको उन्होंने 4% से इंक्रीज़ कर दिया है, और 28 का 2% से इंक्रीज़ कर दिया है। क्यों भाई? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है इनकी कि स्ट्रॉन्ग एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और साथ में लोअर क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से इनके अर्निंग्स अच्छी खासी ग्रो कर सकती हैं। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो इस बार हमें 24% से वो ग्रो करता हुआ नजर आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 22% से ही ग्रो किया था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं बजाज फाइनेंस के लिए। और बजाज फाइनेंस जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी का मेंटेन कर रखी थी एक लंबे टाइम से, उसी को वो आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो बजाज फाइनेंस को हो सकता है आप उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बट जो मार्केट में पुराने लोग हैं, लाइक 5-6 साल या 8 साल जो मार्केट में बिता चुके हैं,
उनको पता ही है कि कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम दो ही कंपनी का हुआ करता था, एक थी एशियन पेंट और दूसरी थी बजाज फाइनेंस। इनके अर्निंग्स लगातार हमें 20-22% से ग्रो करते दिखते थे हर साल, और वो चीज़ें पिछले कुछ टाइम में दिखी नहीं थी ड्यू टू क्रेडिट कॉस्ट, बट अब वो चीज़ें कूल डाउन हो चुकी हैं। तो अर्निंग्स एस्टिमेट इस कंपनी का वापस पहले की तरह तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ अट्रैक्टिव ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो इसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट डिक्सन को और बजाज फाइनेंस को अगर आपने अभी तक टेक्निकली नहीं देखा है तो आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डिक्सन और बजाज फाइनेंस दोनों के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिल जाएंगे। देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले कल में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आज के दिन फिर से हमें फोकस में आती हुई दिख चुकी है, क्योंकि आज इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट से पहले बॉटम से डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 50% की रिकवरी दिखा चुकी है। फिर भी ये कंपनी 52 वीक हाई से कितना नीचे है, 52 वीक हाई से लगभग 21.9% हमें नीचे दिख रही है। अब 50% की रिकवरी के बाद हम उम्मीद करेंगे कि वो रिकवरी सस्टेन करे या फिर वो एज इट इज़ मोमेंटम को कंटिन्यू करे। तो इसके लिए अर्निंग्स का अच्छा आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अर्निंग्स आप देखते हो उसमें जो Q2 होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो Q1 को कभी भी Q2 से कंपेयर कर मत देख लेना कि भाई नंबर तो ख़राब है, या Q2 से Q1 को कंपेयर कर मत देख लेना कि नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमेशा इसके नंबर्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करना, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर अट्रैक्टिव दिख रही है, हेल्दी ग्रोथ दिख रही है, तो फिर नंबर को अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। तो बाज़ार क्या उम्मीद कर रही है? तो बाज़ार की उम्मीद है कि 14,200 करोड़ का रेवेन्यू हमें दिखेगा। अगर पिछले साल के Q2 से कंपेयर करें तो ये नंबर कम है, बट Q1Q बेसिस पे देखोगे तो हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा बाज़ार की एस्टिमेट है। और साथ में अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स हमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग वाला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार 221 करोड़ की उम्मीद कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो गिरावट ही दिखेगा, और Q1Q बेसिस पे भी देखोगे तो गिरावट ही दिखेगा। इसका मतलब ये है कि इस बार रेवेन्यू में ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलती भी है तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हमें थोड़े प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। और ये अगर प्रेशर में देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली डिक्सन के जो अर्निंग्स हैं उसमें रेवेन्यू तो ग्रो करता हुआ दिख सकता है, बट प्रॉफिट डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बट पर्सनली मुझे ज़्यादा अर्निंग्स पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है इनके गाइडेंस पे। देखो ये कंपनी में जो गिरावट हो रहा था ना, वो अर्निंग्स कंसर्न की वजह से ही गिरावट हो रहा था। बट अब अगर देखोगे तो डिक्सन का जो सबसे बड़ा जॉइंट वेंचर का खबर है वो अब पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुका है। लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी के जॉइंट वेंचर का अप्रूवल भी गवर्नमेंट ने दे दिया है, और इसकी ऑपरेशन के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। तो अब डिक्सन टेक्नोलॉजी को ये जॉइंट वेंचर एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो देखना पड़ेगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या कंपनी अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अपग्रेड करती है। अगर वो करती है तो बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं होगी, और अगर अपग्रेड हो जाता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट अगर अर्निंग्स देखकर थोड़े से डिसअपॉइंट भी हो तो गाइडेंस देखकर खुश हो जाए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी डिक्सन के एक और न्यूज़ पे आपको ध्यान रखनी है। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने 1.9 लाख करोड़ का कैपिटल एलोकेट किया था 2 सेगमेंट के लिए। इसमें एक सेमीकंडक्टर 2 स्कीम के लिए था और दूसरा PLI 2.0 के लिए था। अब PLI की बात करें तो उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा प्लेयर है। तो 60,000 करोड़ के ऊपर का स्कीम इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने एज ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग PLI के तौर पर। और उसको लेकर क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी के गाइडेंस अपग्रेड हो सकते हैं, क्योंकि 2 खबर है, एक तो डिक्सन का जॉइंट वेंचर का खबर है और एक PLI का भी खबर है। तो ये दोनों चीज़ों के बेसिस पर अगर गाइडेंस अपग्रेड होता है, पॉजिटिव ग्रोथ गाइडेंस कंपनी देती है, तो फिर नंबर्स को अच्छा भी माना जा सकता है। तो ये चीज़ें पे आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। इसने दोस्तों रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। इसमें एक शेयर के बदले इस कंपनी ने 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।